हाँ बच्चों, अपन ने लास्ट टाइम पे क्या बात कर ली थी? लास्ट टाइम पे अपन ने बात कर ली थी कि कैसे हीट जो देते हैं उसका कितना पार्ट अंदर रहता है, कितना वर्क डन में जाता है आइसोबैरिक में, याद है? और अलग अलग बातें करी थी। आज अपन बात करते हैं बच्चों कोई भी जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये क्या? कोई भी जैसे सुनना है बेटा, मैंने बोल दिया एक प्रोसेस है बच्चों, P इज प्रोपोर्शनल टू V। प्रोसेस या यूं बोलेंगे, इधर देखो, फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और process having equation P is proportional to V। उसकी प्रोसेस इक्वेशन P is proportional to V दे दी, या और करके दे देंगे, और P बराबर अल्फा V। अल्फा एक कांस्टेंट है, ये कोई प्रोसेस इक्वेशन दे दी। क्या ये कोई नॉन प्रोसेस है बच्चों? एक बार चेक कर लो ना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर। सर टेम्परेचर क्यों नहीं? क्योंकि देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये देखो यहाँ पे इस प्रोसेस के हिसाब से अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कंफर्म बढ़ेगा। पीवी बराबर एनआरटी से, हेलो, फ्रॉम पीवी बराबर एनआरटी, अगर पी और वी दोनों बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। तो बोलते बच्चों अगर पी और वी दोनों बढ़ेंगे इसमें तो टी भी बढ़ेगा। हेलो, तो ये कोई भी नॉन प्रोसेस नहीं है, ना एडियाबैटिक, ना आइसोबारिक, ना आइसोथर्मल, ना आइसोकोरिक। ओके, हेलो। अच्छा, अगर ये आइसोकोरिक होती तो इसका सीवी आता, एक स्पेसिफिक हीट को सीवी बोलता। आइसोबारिक होती तो सीपी बोलता, और सीवी सीपी दोनों आते हैं। ये देखो, फाइंड आउट स्पेसिफिक फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस लिख दो, मोनोएटॉमिक गैस हैविंग, गैस हैविंग, हेलो, कौन है? हेलो। तो बच्चों एक गैस है जिसकी प्रोसेस है, मोनोएटॉमिक गैस है, हैविंग इक्वेशन, हैविंग प्रोसेस इक्वेशन, हैविंग प्रोसेस इक्वेशन इज दिस। तो उसकी हीट कैपेसिटी बतानी है। अब देखो बच्चों, ये कोई नॉन प्रोसेस नहीं है, ना मोनो ए, ना आइसोकोरिक, ना आइसोबैरिक, ना आइसोथर्मल, कोई नॉन प्रोसेस नहीं है। तो सर अब काम कैसे करें? तो बच्चों अब देखो, सुनना, आपको बेसिक से चलना पड़ेगा, बेसिक से चलना पड़ेगा। मैं वो तो माना इसकी हीट कैपेसिटी, लेट्स एज्यूम हीट कैपेसिटी of this process is C। अगर इस प्रोसेस की हीट कैपेसिटी C है, क्योंकि ना CV है ना CP है, मोनोएटॉमिक गैस है। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस होती तो 3/2 R आंसर आ जाता, कांस्टेंट प्रेशर वाली होती तो 5/2 R आ जाता, क्योंकि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और उनके C तो रटे हुए हैं। पर ये कोई अजीब सी प्रोसेस है, उसका प्रोसेस स्पेसिफिक हीट C मान ली, तो बोल दो बच्चों इसमें हीट सप्लाई कितनी होगी? तो इस प्रोसेस में बोल दो हीट सप्लाइड to increase delta T temperature of n mole gas, बोलो n mole गैस का डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाइड होगी? तो बोलो बच्चों NCDT, इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो हेलो, n mole गैस का डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो, अरे यार जो भी प्रोसेस है उसका क्या हीट कैपेसिटी C, मतलब इस प्रोसेस में 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए C हीट चाहिए, तो n मोल का DT बढ़ाने के लिए NCDT चाहिए इस प्रोसेस में। हेलो, बोलो। अच्छा, इतनी हीट चाहिए, उसमें से मैं बोल दूं ये एक तरीका तो हो गया C से निकाली हीट, और एक तरीका हो जाएगा फर्स्ट लॉ से। तो बोल दूं इस प्रोसेस का वर्क डन। हेलो, तो मैं बोल दूं देखो चेंज इन इंटरनल
इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस प्रोसेस में, तो कोई एनसीवीडीटी, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कोई भी प्रोसेस हो यही रहती है। हेलो, और डेल डब्ल्यू इस प्रोसेस का वर्क डन, तो जो भी वर्क डन होगा पी डीवी का इंटीग्रेशन, तो बोल थोड़ा सा वर्क डन पी डेल्टा वी, तो ये थोड़ा थोड़ा निकाल लो सर। थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी चेंज, थोड़ा सा वर्क डन और थोड़ी सी हीट सप्लाई। हेलो, बोलो बच्चों। तो बोल दो फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, थर्मो के फर्स्ट लॉ से बोलो। तो बोल दो फर्स्ट लॉ से डेल क्यू, थोड़ी सी हीट सप्लाइड, जो थोड़ी सी हीट सप्लाइड हुई है वो थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस थोड़ा सा वर्क डन करेगी, और 1 2 3 से वैल्यू रखो इक्वेशन 1 2 3 से। तो बोल दो बच्चों एनसीडीटी इज इक्वल टू एनसीवीडीटी प्लस पीडीवी, ये होती है हेलो प्लस पीडीवी। ओके, बोलो बच्चों एनसीडीटी बराबर एनसीवीडीटी प्लस पीडीवी, और इसको मैं सोल्व करूंगा बच्चों। तो बोल दो बच्चों इसको सबको उधर भेजो, तो बोल दो सी बराबर आ गया सीवी प्लस पी बाई, देखो बच्चों एन का डिवाइड करा एन डी टी का डिवाइड करा, तो पी बाई एन डीवी बाई डी टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट का ये फॉर्मूला होता है, किताबों में डायरेक्ट लिखा होता है, मैंने समझा दिया। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स आता है कैसे, किसी भी प्रोसेस में हीट सप्लाइड, अगर उस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट सी है तो एनसीडीटी होगी। सी हो गया उस प्रोसेस में 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड, सी हो गया उस प्रोसेस में 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर बढ़ाने के लिए हीट रिक्वायर्ड, तो ये आ जाएगा 1 मोल का 1 डिग्री, n मोल का dt बढ़ाने के लिए एनसीडीटी हीट चाहिए, तो एनसीडीटी किसके बराबर होगा एनसीवीडीटी प्लस पीडीवी, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। सही बात है, फर्स्ट लॉ यही तो बोलता है कि आप जो हीट दोगे वो या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी या वर्क डन करेगी, तो दोनों का टोटल मिला के हीट सप्लाइड होगा, दोनों को इक्वेट करा तो ये आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। हेलो, तो किसी भी प्रोसेस का सी सीवी प्लस पी बाई एन इंटू डीवी बाई डी होता है। ओके, अब इस प्रोसेस का सी निकालता हूं, तो हम इस प्रोसेस की इक्वेशन अवेलेबल है, आप किसी भी तरीके से इसका डीवी बाई डी निकाल के यहां रख दो। लेकिन सर वो तो V और T में रिलेशन नहीं हो, तो V और P में रिलेशन है, कोई बात नहीं, मैं P को गायब करना जानता हूं, PV बराबर nRT से। हेलो बच्चों, dV बाई dt चाहिए, dV बाई dt चाहिए, तो V और T में रिलेशन बनाओ, और आपको जो दो रिलेशन दिया उसमें से तीसरा पैरामीटर PV बराबर nRT से लिया ना। करो, यहां तक नोट करो फटाफट, सीधा ये नोट करो, हेडिंग डाल दो आप, तो रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट C फॉर एनी प्रोसेस एंड CV, तो ये रिलेशन होता है, यही लिख दो आप, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज गिवन बाय C बराबर CV प्लस P बाई N इंटू DV बाई DT, याद कर लेना, P बाई N इंटू DV बाई DT। चलो आ जाओ इसकी निकालते हैं, हटा दो ये। हेलो हेलो, बोलो बच्चों। हाँ, अब देखो, आपको कोई मतलब नहीं है कैसे आई, आपको ध्यान रखना कि स्पेसिफिक हीट होती कितनी है किसी भी प्रोसेस की, ये कैसे निकालते हैं। तो जनरलाइज फॉर्मूला आ गया अपने पास स्पेसिफिक हीट का, क्योंकि अब थोड़ी सी हायर स्पेलिंग चलेगा, अपन थोड़ी हाई फाई बातें करने लग गए, तो वो तो अब हमारे को कोई जरूरत नहीं है कि प्रोसेस कौन सी है, कोई भी प्रोसेस हमें सी पता पड़ गया उसका। अब इससे हम किसी भी प्रोसेस का सी निकाल लेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, अभी देख, ये भी प्रोसेस देखो, तो आ जाओ, इस प्रोसेस का सी निकाल के बताता हूं। हाँ, इधर देख, आ जाओ, यूजिंग सी बराबर, अच्छा मोनोएटॉमिक गैस का सीवी, चलो अभी लिख दूंगा, प्लस पी बाई एन, अच्छा डीवी बाई डी टी। तो एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले तो देखो पी बराबर अल्फा दी। ओके, अब मैं बोल दूं बच्चों मुझे रिलेशन चाहिए वी और टी में, तो बोल दूं बच्चों यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी, पीवी बराबर एनआरटी, तो यहां से पी बराबर कितना आ जाएगा बोलो, एनआरटी बाई वी, रख दो इसमें, रखो, यहां से आ जाएगा एनआरटी बाई वी इज इक्वल टू अल्फा वी, इज इक्वल टू अल्फा वी। तो यहां से बोल दो बच्चों एनआरटी इज इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर। लो, तो यहां से करो डिफरेंशिएट, विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, तो बोल दो एनआर वही रहेगा, तो यहां पे टी का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा,
और यहाँ पे पहले ए 2 अल्फा बी डीवी बाई डी टी आता ना चेन रूल। ए पहले v एज ए फंक्शन ऑफ t है तो पहले v का होगा तो 2 अल्फा बी पावर आ गया कि पावर 1 से कम हो रहा है इनटू डीवी बाई डी टी। हेलो तो यहां से कितना आ गया डीवी बाई डी टी बोलो तो मैं बोलता हूं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू इसको उधर भेजो तो एन आर अपॉन 2 अल्फा बी। ओके रखो पुट इन इक्वेशन इसमें रखो तो कितना आ जाएगा सी बराबर सीवी की वैल्यू 3/2 आ रख दो मोनो एटॉमिक के लिए। ए मोनो एटॉमिक का सीवी 3/2 आ रख दिया प्लस पी बाई एन। ए पी बाई एन पहले से था डीवी बाई डी टी तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू रख दो एन आर अपॉन 2 अल्फा बी। हेलो अरे जो भी ईमानदारी से डीवी बाई डी टी आया और लिख दिया और डीवी बाई डी टी के लिए वी और टी में रिलेशन बनाया कैसे पी गायब कर दिया कैसे अगर आप फर्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन से तो मतलब पी बराबर एनआरटी बाई वी लिख दिया और जैसे एनआरटी बाई वी लिखा पी और टी वी और टी में रिलेशन आके डिफरेंशिएट कर दिया तो यहां से वैल्यू रखी एन से एन गया। अब सुनना ए अल्फा बी और पी तो यहां पे पी बराबर अल्फा बी था। हेलो तो बोल तो पी और अल्फा बी कट गया। ए पी बराबर अल्फा बी है पी की जगह अल्फा बी रख सकता हूं या अल्फा बी की जगह पी रख तो कट गया। अरे पी वी में रिलेशन किया है ना यही तो प्रोसेस थी तेरी बेटा। अल्फा तो उड़ेगा ही उड़ेगा क्योंकि अल्फा तो मैंने लगाया वो कांस्टेंट है तो अल्फा भी उड़ गया पी से और एन से एन कट गया तो r/2 तो मैं बोल दूं 3r/2 प्लस r/2 मैं बोल दूं 2r आ गया सी बराबर 2r। इस प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन इस प्रोसेस का स्पेसिफिक एट 2r है। हेलो यस सर बड़े उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं। देख एग्जाम में क्वेश्चन दिया जेई में बताता हूं करो यहां तक नोट करो तो ऐसे निकालते हैं। जेई का क्वेश्चन बताता हूं देखो चला आगे बड़ा जबरदस्त होते हैं वो। हाँ अब इधर देखो अब सुनना देखो जेई ने क्वेश्चन पूछा हो बताता हूं। अब जो बच्चे आधे अधूरे कंसेप्ट के साथ एग्जाम देते हो बर्बाद कैसे होते हो बताता हूं। अच्छा बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी इसलिए मैंने इसी का सी निकाला। अब ये याद ही रखना कि P प्रोपोर्शनल टू V का C 2R होता है क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम इतना कैलकुलेट करोगे। हालांकि मैं तुम्हारे को समझा भी दिया मैंने ऐसा नहीं हमारा बेसिक क्लियर नहीं हमारा बेसिक क्लियर है फिर भी हम याद कर लेंगे। अगर बहुत टफ पेपर बना तो ऐसी कोई चीज पूछेगा हालांकि ये पूछेगा ही नहीं पहली बात तो क्यों क्योंकि मेडिकल लेवल से बहुत ऊपर वाली बातें ही है लेकिन फिर भी अपन जब तैयारी कर रहे हैं तो अपन एक स्टेप ऊपर तैयारी करेंगे। ओके इधर देखो 4 2 मोल या ये लिखो 2 मोल हीलियम गैस 2 मोल He गैस हीलियम गैस। Follow the process P equal to alpha V and its temperature increases and its temperature increases from 27 degrees centigrade to 927 degrees centigrade then work done W by the gas। अब सुनना मेरे बच्चे अब सुनो अब बच्चा बर्बाद क्या होता है वो बताता हूं। अब प्रोसेस ये देती अब आपको पता क्या लगता है और यार प्रोसेस P और V में रिलेशन दिया है तो इंटीग्रेशन से वर्क डन निकाल लो क्योंकि पूछा भी वर्क डन है और याद है वर्क डन होता P dV का इंटीग्रेशन। तो बच्चे की बड़ी दिली तमन्ना होती है कि मैं P dV के इंटीग्रेशन से वर्क डन निकाल लूं क्योंकि प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल है। बिल्कुल आपकी पहली सोच यही आएगी कि वर्क डन P dV का इंटीग्रेशन बिल्कुल ओके और P भी दिया हुआ है अल्फा भी बिल्कुल ओके लेकिन अब आप उलझ जाओगे क्यों क्योंकि आपको वॉल्यूम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लिमिट क्या लगाओगे। हेलो तो थर्मो में यही सबसे बड़ी समस्या है जैसा दिखेगा और जो लोग फॉर्मूला में जिंदगी जीते हैं वो देखते ही जो फॉर्मूला लगाते हैं उससे वो उल्टा उलझते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। जैसा ट्रिग्नोमेट्री में होता था 9th-10th में याद है थ्योरम्स प्रूव करनी होती थी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी होती थी तो हम याद है घूम फिर के बार बार पहली स्टेप पे आ जाते थे क्योंकि हम बिना सोचे समझे कैलकुलेशन करते थे और थर्मो में भी डिट्टो वैसे ही होता है। लो मतलब अगर थर्मो में आपने बिना सोचे समझे कोई स्टेप रख दी
लिख दी तो आप इतना बुरा उलझ जाओगे कि आप सोच ही नहीं पाओगे। तो सर अब क्या करें, पहले सोचो। सर क्या सोचे, मैं बोल दूं पीडीवी का इंटीग्रेशन दिख तो बहुत आसान रहा है पहली स्टेप में, लेकिन वॉल्यूम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बातें सारी टेम्परेचर की हो रही है। न्यूमेरिकल बातें जो हो रही है वो टेम्परेचर की हो रही है, तो हमारी सारी सोच टेम्परेचर के इर्द गिर्द चलेगी। अब गैस का टाइप दिया मोनोएटॉमिक 2 मोल, तो गैस का टाइप भी पता, तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो देखते ही निकल गया। टेम्परेचर अवेलेबल है, गैस का टाइप अवेलेबल है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबसे पहले निकलेगा। सर इसका करोगे क्या, कुछ नहीं करूंगा, पर एक बार मेरे को यह पता है कि टेम्परेचर से मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकता हूं। अब अगर वर्क डन निकालना है, और ये प्रोसेस भी कोई नॉन प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस भी ना आइसोथर्मल ना एडियाबैटिक ना आइसोबारिक ना आइसोकोरिक, तो सर क्या करें। अब अगर आपको वर्क डन निकालना है तो एक ही तरीका वर्क डन का, अगर पीडीवी से नहीं निकलता तो फिर आप डेल क्यू अलग निकालो, डेल यू अलग निकालो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो वर्क डन आएगा, और कोई तरीका नहीं है। ये सब हाई फाई बात है। ओके, हेलो, अब देखो एक डेल यू तो सामने अवेलेबल है, देखो एक 2 मोल गैस है, CV3/2R है, और डेल्टा टी बच्चों चाहे केल्विन में बदलो चाहे मत बदलो, डिफरेंस सेम आता है। ध्यान रखना, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, बदलना केल्विन में, पर डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो मैं क्यों बदलूं, 900 आएगा, करके देख लेना। हेलो, तो बदलो बच्चों, आ गया 2700 R, तो 2700 R आ गया बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, अब बता बच्चों हीट सप्लाई, तो बोल दो हीट सप्लाई अगर इस प्रोसेस का सी पता पड़ जाए तो मजा आ जाए। हेलो, इंटरनल एनर्जी चेंज पता पड़ गया, अगर इस प्रोसेस का सी पता होता तो ये भी निकाल लेता, यहां पे भी 2 मोल रखता, इस प्रोसेस का सी जो भी है वो रखता, और डेल्टा टी यहां पे भी 900 रखता, ये तो मैं रख चुका हूं, 2 3/2R इंटू डेल्टा टी 900। हेलो, बस अब एक चीज अटक रही है, इसका सी, और वो तो इसका सी मुझे रटा हुआ है 2R। हेलो, मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए सी 2R है, क्योंकि यार CV 3/2R रखा था, और P/N इंटू dV/dt तो R/2 आया था। हेलो, अभी किया पिछले क्वेश्चन, हाँ, तो इसका 2R होता है, याद रखना बच्चों, ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम्हारे कभी भी आ सकता है। चलो दो, वैसे टफ है, मुश्किल है पूछना, लेकिन फिर भी P बराबर अल्फा भी मोनोएटॉमिक के लिए 2R होता है। अच्छा, डाइएटॉमिक के लिए तो यहाँ 5/2R आ जाएगा प्लस R/2, तो बोल दो बच्चों डाइएटॉमिक गैस के लिए आ जाएगा कितना, डाइएटॉमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो 3R। हेलो, नहीं तो हैंड टू हैंड डिराइव कर लोगे क्या, dV/dt निकाल के हैंड टू हैंड डिराइव कर लोगे, यहाँ पे P की जगह nRT/v लिख के डिफरेंशिएट करके dV/dt निकाल लोगे। बोलो ना बच्चों, अभी बताया ना कैसे निकालते किसी प्रोसेस का सी। हाँ चलो, हाँ तो वो इसका सी 2R है मोनोएटॉमिक के लिए, तो 2R रख दिया, चूंकि सी बराबर 2R। लुक एट पिछला क्वेश्चन, लुक एट पिछला क्वेश्चन, ये कैसे लिखा समझ गए, तो वो एक अलग प्रोसेस है, पूरी करनी पड़ेगी आपको सी कैसे निकालते हैं। तो सी निकालने का तरीका बता दिया मैंने, कैसे, CV प्लस P/N इंटू dV/dt सॉरी dV/dt। ओके, तो बोलो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 3600R माइनस 2700R, तो 3600 माइनस 2700 घर पे करते रहना बच्चों, 900R आंसर। दिस इज वर्क डन। समझ में आ गया बच्चों, क्लासिक क्वेश्चन है। वो बच्चा वर्क डन निकाल ही नहीं सकता जिसको ये वाली बात नहीं पता है, क्या C बराबर CV प्लस P/N इंटू dV/dr, जिसको इसको dV/dt, जिसको ये सोल्व करना नहीं आती वो सब बर्बाद। हेलो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन टेम्परेचर की है, और जब सारी इंफॉर्मेशन टेम्परेचर की होती है तो NCVDT से काम होता है। ओके, हेलो, चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ, करो यहाँ पे नोट करो फटाफट फास्ट, फोटो क्लिक कर लो, चला आगे। यस सर, हाँ अभी तो देखो, हाँ एक प्रोसेस और लिख रहा हूं, इसका बाद निकाल के बताओ, देखता हूं कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई। बच्चों वो सी किसी भी प्रोसेस का निकलवा सकते हैं आपसे, ये फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड है, CV बराबर CV प्लस P/N इंटू dV/dt। ओके, हाँ निकालो, एक प्रैक्टिस कर लो, हाँ फाइंड आउट
स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी और प्रोसेस और हाइड्रोजन गैस हैविंग प्रोसेस इक्वेशन, हैविंग प्रोसेस इक्वेशन P बराबर अल्फा वी स्क्वायर। बोलो एक बार प्रोसेस अल्फा वी स्क्वायर है, ओके? तो बताना आपको कि इसकी सी कितनी है। करो, सॉल्व करो। करो, एक खुद नहीं करोगे जब तक नहीं सीखोगे। स्क्रीन पॉज करके आप खुद ट्राई कर लेना, अपने को मैच करो। बोलो कैसे करोगे बच्चों? तो बोल दो बच्चों, सी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो मेरे साथ साथ बोलो, सी का फॉर्मूला। हाँ, मैं ये 2 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि याद हो जाए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करवाने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया है। और सीवी बोलो तो हाइड्रोजन डाइएटॉमिक गैस है, और डाइएटॉमिक गैस का सीवी 5/2R होता है। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसमें। हेलो, हाँ, अब dV by dt, तो dV by dt के लिए मैं बोलूं पहले यहाँ पे V और T में रिलेशन चाहिए, तो इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, nRT by V लिख दूं। हेलो, अरे ये काम अलग साइड में कर रहा हूं, तो बोल दो यहाँ से nRT इज इक्वल टू अल्फा V क्यूब आ गया। डिफरेंशिएट करूं दोनों तरफ, एक T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो 3 अल्फा V स्क्वायर dV by dt। लो, तो यहां से dV by dt कितना आ गया? dV by dt कितना आ गया? तो बोल दो dV by dt कितना आ गया, तो इसको उधर भेज दो। तो बोल दो nR/3 अल्फा V स्क्वायर, 3 अल्फा V स्क्वायर क्यूब का है रे, ओके? यहां रख दो nR/3 अल्फा V स्क्वायर, और जैसे ये रखा n से n कट गया, और बोलते हैं अल्फा V स्क्वायर P से कट जाएगा क्योंकि P बराबर अल्फा V स्क्वायर है। हेलो, बोलते ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं, आपको तो V और T में रिलेशन बना के डिफरेंशिएट करना है, तो उससे dV by dt आके यार रखना, बस खत्म। उसके बाद ये P कट गया R/3, तो बोल दो बच्चों 6 एलसीएम दिया, तो बोल दो यहाँ पे आ जाएगा 15R प्लस 2R 17R/6, खत्म। हेलो, घर पे सोचना। ये कर दिया ईमानदारी से, मेरे यही आ रहा। क्लियर है क्या? दिस इज द फाइनल आंसर, 17R/6। हेलो, मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो जब जब टेम्परेचर से काम चलेगा, जब जब टेम्परेचर, इससे पिछला क्वेश्चन आपको क्लियर सजेस्ट करता है कि आप ये चीज निकालना सीख लो। क्यों? क्योंकि जब जब वो टेम्परेचर का हिसाब किताब देगा तो हीट सप्लाइड NCDT होगी, और किसी भी प्रोसेस का सी आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं हर समय आइसोमेरिक आइसोबैरिक प्रोसेस दे। ओके, हेलो, लेकिन इतनी भारी चीजें आपसे पूछना थोड़ा सा कम चांस है इसके, ओके? लेकिन मेरा फर्ज है मैं हर चीज बताऊं आपको, तो सर समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अब आगे आते हैं बच्चों आपके लेवल की बातें पे। हालांकि ये भी क्वेश्चन जेई में पूछे हुए, लेकिन आपसे भी पूछे जा सकते हैं, इजी है। ठीक है सर, बताओ, बताता हूं। अब कई बच्चे क्या रट के आ जाते हैं कि अंदर अगर इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। बच्चों आपको अभी मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिसमें टेम्परेचर अंदर का कांस्टेंट है, फिर भी इंटरनल एनर्जी कम ज्यादा होगी, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है, बताता हूं। चल आ जाओ, 1 बाय 1 समझते हैं। तो अब थोड़े भारी क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिक, जिनमें वास्तव में तगड़े तगड़े कंसेप्ट। इधर देखो, इधर देख, पहले थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखो, एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है बच्चों, इसके अंदर बच्चों 2 मोल तो है हीलियम और 4 मोल है ऑक्सीजन। तो आपको, अच्छा, और इसका टेम्परेचर है बच्चों अंदर 300 केल्विन, या चलो 400 केल्विन।
आपको बताना अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी है। इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, आपको इंटरनल एनर्जी लिखना बताओ। हालांकि इसका मीनिंग नहीं है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, पर ठीक है इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बताओ अंदर एनर्जी कितनी है। तो बच्चों इस सिस्टम के अंदर एनर्जी है, क्यों? क्योंकि सबका टेम्परेचर 400 केल्विन है, तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है। और याद है केटीजी से अपन ने सीखा थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक मोड में एक मॉलिक्यूल की 1/2 केटी, फिर अपन ने एफ के लिए f/2 केटी, फिर Na नंबर के लिए f/2 Na इंटू के इंटू टी, जो कि Na इंटू के आर हो गया था, f/2 RT एक मोल का, तो n मोल का n इंटू f/2 RT, याद आया? जिसको f/2 R को अपन ने CV बोल दिया था। हेलो, तो बोलो, तो बोल दो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ O2। सर अलग अलग क्यों लिख रहे हो? अलग अलग अपन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों के पास इंटरनल एनर्जी होगी। इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, इसके 5, 3 चलने में 2 घूमने में। हेलो, हेलो, तो बोलो इसकी इंटरनल एनर्जी, तो बोलो 2 इंटू 3/2 R, इसका CV मोनो एटॉमिक गैस का CV, अरे यू लिख दो, चलो N1 एक स्टेप और लिख दो, N1 CV1 T, DT नहीं T, चेंज नहीं पूछ रहा हूं, अभी पूछ रहा हूं, तो N2 CV2 T, ये इंटरनल एनर्जी हो गई। तो मतलब बच्चों ये हो गया 2 मोल 3/2 R और अंदर का टेम्परेचर 400 केल्विन प्लस 4 मोल 5/2 R इंटू अंदर का टेम्परेचर 400 केल्विन, और दोनों का हिसाब लगाऊंगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ कट गया, तो यहाँ 1200 R प्लस 4000 R। तो बोल दो बच्चों टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 4000 R और ये 1200 R, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 5200 R। दिस इज द इंटरनल एनर्जी। बोलो हेलो, तो बच्चों अगर गैसियस मिक्सचर भी भरा हो तो सबकी इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी निकाल के टोटल कर दो, इतनी टोटल इंटरनल एनर्जी। ओके, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी करा था, इसका टेम्परेचर बढ़ा के 400 से 500 केल्विन कर दूं, तो बोलूं ये आ गई इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और फाइनल निकालो तो सब देखिए 500 आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो देख लो, मोनो एटॉमिक की कितनी बड़ी और डाई की कितनी बड़ी, तो मोनो की हो जाएगी यहाँ 500 - 4 और डाई की यहाँ जाएगी 500 - 4, तो उस हिसाब से 52 आंसर आ जाएगा। हेलो, बोल दूं यहाँ पे 100 बड़ी तो डिवाइड बाय 4 आंसर आ जाएगा। अरे वो आ जाएगा 1300 R इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा। तो वो 400 से टेम्परेचर 500 कर दोगे बढ़ा के, तो इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी चेंज देख लो, मोनो का अलग डाई का अलग। ओके, तो मैं सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में 2 गैस भरी है, दोनों का अलग अलग हिसाब लगा दो, खत्म। हेलो, चलो अब बताते थोड़ा सा भारी, इधर देखो, अब वो बोलते हैं इधर देखना हो, अब जैसे क्वेश्चन क्यों बनता है, इधर देखना हो, हाँ इधर देखो क्वेश्चन बनता है कि एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में बच्चों, ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ जेई में, अच्छा क्वेश्चन है। एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में इधर देखो, उन्होंने वेरिएबल में पूछा, चलो अपन भी वेरिएबल में कर देते हैं। n मोल H2 गैस भरी है T टेम्परेचर पे, कैपिटल N मोल हाइड्रोजन गैस भरी है T टेम्परेचर पे, और ये पिस्टन फिक्स है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, हम कितनी हीट सप्लाई करें? क्वेश्चन क्या पूछा, कितनी हीट सप्लाई करूं? डेल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, की स्मॉल n मोल H2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाए, टूटकर H एटम में कन्वर्ट हो जाए, H एटम में कन्वर्ट हो जाए। अब ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, कन्वर्ट हो जाए, है ना, कि n मोल H2 टूटकर हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाए एट सेम टेम्परेचर T, एट सेम टेम्परेचर T। अब सुनना, वैसे देखा जाए तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चा जीरो टिक करके आ जाता है कि सर जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, पर ये रटाफिकेशन है बच्चों। अब देखो बच्चों, प्रोसेस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता अगर गैस ही कन्वर्ट हो जाए। यहां पे तो अंदर का सिस्टम ही बदल गया, गैस ही बदल गई।
हाइड्रोजन टूट के हाइड्रोजन मोलिक्यूल टूट के एटम बनने लग गया। तो अब बच्चों आपको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो क्योंकि टेम्परेचर सेम है। वो तब जब गैस चेंज ना हो, ना नंबर ना गैस के मोल चेंज हो, ना गैस का टाइप चेंज हो। हेलो यस सर। अब यहां तो बच्चों गैस ही चेंज हो गई, तो अब आपको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। सर कैसे बताता हूं, इधर देखो, सॉल्यूशन देख। मैं बोलूं इनिशियल इंटरनल एनर्जी लिखो, तो बोल दो सिस्टम की टी टेम्परेचर पर इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो बोल दो एन मोल है। एनसीवीडीटी से लिखो ना बच्चों, एनसीवीटी। तो बोल दो बच्चों एन शुरू में मोल है एन, हेलो, और सी है बच्चों डाई एटॉमिक गैस है 5/2r इनटू टी, इक्वेशन 1। तो बोल दो पहले 5 मोड में एनर्जी थी, पहले टी टेम्परेचर पर डाई एटॉमिक गैस की 5 मोड में एनर्जी थी। हेलो 3 चलने में और 2 घूमने में टोटल 5 मोड थे और पांचों में मिला के एनर्जी इतनी थी। अब मैं बोल दूं बच्चों आफ्टर डिसोसिएशन टूटने के बाद, तो बोल दो बच्चों इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल, ये तो इनिशियल थी, अब इंटरनल एनर्जी फाइनल। तो बोल दो बच्चों ये एम थे, यहां पे भी एम ही लिख रहा हूं। तो बोल दो बच्चों डाई एटॉमिक गैस बची इतना मोल, देखो कैपिटल एन में से स्मॉल एन मोनो में कन्वर्ट हो गई तो बचे एन माइनस एन। 10 मोल था, मान लो 10 मोल हाइड्रोजन थी, उसमें से 3 मोल एटम में कन्वर्ट हो गई तो 10 माइनस 3, मैं बोल दूं बच्चों 7 बची, 10 माइनस 3। हेलो अरे टूटने के बाद 10 में से 3 चली गई तो 7 बची, तो मैं बोल दूं न्यूमेरिकल में समझ लो पहले 10 थी और 3 टूट गई तो 10 माइनस 3 7 इंटू 5/2r, क्योंकि जो बची है जो गैस हाइड्रोजन है उसकी इंटरनल एनर्जी तो 5/2, उसके तो 5 मोड है। अच्छा बता, और वो जो n मोल टूटी, जैसा भी मैं बोल रहा हूं 10 में से 3 टूट गई, तो बता हाइड्रोजन एटम कितने बनेंगे, मैं बोल दूं हाइड्रोजन एटम n बनेंगे और एटम की 3/2r हो जाएगी। क्या सही लिखा मैंने? 3/2 मोनो एटॉमिक जब बन जाएगी, हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही रह जाएंगे, तो मतलब 3/2RT हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ चलने की एनर्जी बचेगी। तो टेम्परेचर अगर T रखते हो तो मतलब बच्चों 3/2R हो जाएगी। हेलो ये सही है? बच्चों अगर 3 मोल हाइड्रोजन टूटता तो कितने मोल हाइड्रोजन एटम बनते? 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटता तो कितने मोल हाइड्रोजन एटम बनते? मोल तो डबल बनते 6, तो फिर तो यहां पे 2n आएगा ना। लो या 2n आएगा ना बच्चों, n मोल से 2n मोल बनेंगे ना, ये कॉमन मिस्टेक है बच्चा करके आता है। अब देखो एनर्जी कितनी हो गई, तो बोल दो बच्चों एनर्जी कितनी हो गई बोलो, तो यहां से हिसाब किताब लगाऊंगा कितना आएगा बोलो। हेलो तो मैं बोल दूं r/2 कॉमन ले लिया, RT/2 कॉमन ले लिया, और बोल दो बच्चों RT/2 कॉमन ले लिया तो ये 5, तो 5 कैपिटल N माइनस 5 स्मॉल n है ना, और ये RT/2 बार ले लिया तो यहाँ पे 6n प्लस 6n, तो बोल दो बच्चों ये कट के कितना जाएगा, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा 5n माइनस स्मॉल n नहीं प्लस स्मॉल n इंटू RT/2। लो ये आ गई फाइनल इंटरनल एनर्जी। बोल बच्चे ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी इक्वेशन 1, ये फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वेशन 2। बोलो करना पड़ेगा तसल्ली से, कितने मोड टूटे कितने बचे सब करना पड़ेगा बच्चों। हेलो हेलो यस सर। अब आ जाओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो मैं गारंटी लेता हूं बाद वाली एनर्जी ज्यादा आएगी। सर कैसे गारंटी लेते हो आप, क्योंकि देखो एक कॉमन सेंस है, देख मैं बोल दूं जितने मोनो टूटे, तो बोल दूं जैसे 3 मोल मोनो टूटी, सॉरी 3 मोल डाई एटॉमिक टूटी, तो बोल दूं 3 मोल डाई एटॉमिक टूटी तो 6 मोल मोनो बनी, 3 मोल डाई टूटी तो 6 मोल मोनो बनी, और 3 मोल जो डाई थी उसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, उसकी 5 मोल में एनर्जी थी, तो 3 मोल टूटने से जो 6 मोल मोनो बची उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 है, लेकिन मैं बोलूं मोल डबल हो गया तो टोटल एक तरीके से ये 3 इंटू 2 वाली बात हो गई, तो बोलूं डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तरीके से 6 हो गए 5 से।
तो वो 3 मोल डाई टूट के 6 मोल मोनो बनती है। तो वो एक डाई टूटने से 1 मोल बढ़ जाता है, क्योंकि डाई में 5 डिग्री थे और उससे 2 मोनो बनती है, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। क्योंकि मोनो का 3 होता है लेकिन 2 बन जाती है, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। तो वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है। तो डाई टूट के मोनो बनने से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है इफेक्टिवली। हेलो, एक डाई के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एक डाई टूटती है तो 2 मोनो बनती है, और 2 मोनो के टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं, क्योंकि 3 + 3 6 हो जाते हैं। तो वो एक डाई टूट के अगर 2 मोनो एटॉमिक गैस बनती है तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं 5 से। तो 5 से 6 हो जाते तो 1 बढ़ जाता है, और 1 बढ़ जाता है तो अंदर इंटरनल एनर्जी गारंटी लेता हूं बढ़ेगी। हेलो, चल आ जाओ। देखना, सेम टेम्परेचर में भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा। तो बोल U फाइनल माइनस U इनिशियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, तो अंदर 5n + n आ गया सेकंड इक्वेशन से, 5n + n, और इसमें भी RT/2 अलग ले लो, RT/2 अलग ले लो तो ये 5n आ जाएगा, -5n। हेलो, घर पे सोचना, और RT/2 बाहर आ गया, और बोल 5n से 5n चला गया, तो बोल बच्चों ये nRT/2 आ गया। हेलो, और पता है nRT/2 क्यों आया, बताता हूं। मैंने बोला था ना 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया, तो बच्चों 1/2 RT बढ़ गया। 1 मोल टूटने से 1/2 RT बढ़ गया, क्योंकि 1 मोल टूटने से, 1 मोल डाई टूटने से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी होती है 1/2 RT। 1 मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 RT होती है। 1 मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 RT होती है, याद करो, मैं बताया था। 1/2 KT होती है 1 मोलेक्यूल की 1 मोड में, और मैं बोलूं 1/2 RT होती है 1 मोल की 1 मोड में। तो बोलूं 1 मोल की 1 मोड में इतनी एनर्जी बढ़ी, और n मोल डायएटॉमिक गैस टूटी है, n मोल डायएटॉमिक गैस टूटी है, n मोल डायएटॉमिक गैस टूटी है, तो nRT/2 एनर्जी बढ़ गई। हेलो, तो बच्चों दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ओके। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, करो ये, नोट करो बच्चों, घर पे देखना इसको एक बार वापस, एक बार घर पे देखना ये क्या बोला मैंने, 1 मोड और 2 मोड और 5 मोड और 10 मोड, और घर पे सोचना एक बार, और वीडियो वापस देखना। हाँ, अब सुनो, एक क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल में तब समझ में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में चीज समझ आएगी। 10 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, 300 केल्विन या 400 केल्विन, ओके। अब बच्चों मैं हीट सप्लाई करता हूं, और मान लो हीट सप्लाई करता हूं, और मैं इस 400 पे ही तोड़ रहा हूं, तुम ये मत सोचना, हाँ, और हीट सप्लाई करता हूं तो 3 मोल H2 टूटकर सेम टेम्परेचर पर मोनो एटॉमिक में कन्वर्ट हो जाती है। मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन एटम टूटकर टेम्परेचर पर H एटम में कन्वर्ट हो जाती है, H एटम में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट सप्लाई बताओ डेल की, डायरेक्ट करो बिना कैलकुलेशन के, जैसे मैंने समझाया वैसे बताओ। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटने से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएंगे? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटने से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेंगे? 1 मोल से 1। याद है, 1 मॉलिक्यूल टूट के 2 एटम बनने से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा। तो मैं तो 3 मोल टूटने से बताओ कितनी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? तो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा 3 मोल टूटने से मैं तो हर में 1/2 RT एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा इफेक्टिवली, यू लिख दो इफेक्टिवली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा। हेलो बोलो। Yes, sir. और इफेक्टिवली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा। तो बोल दो बच्चों, ये 3 मोल टूटने से 3 into 1/2 RT एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 मोल से इतनी एनर्जी बढ़ती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो n मोल से इतनी बढ़ेगी। तो आंसर 3/2 RT आएगा। घर पे करके देख लेना, आप सोल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा आंसर। हेलो Yes, sir. करो, नोट करो, इसको नोट करो, हटा दो। सर इसके पहले वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार बता दो।
देख लेना, आप भी देख लेना वीडियो बच्चों, बार बार नहीं बता पाऊंगा। ओके, हेलो हेलो, चले आगे, चलो। हाँ अब देखो बच्चों, इधर देखो इनडायरेक्ट मापदंड, अगला टॉपिक है इनडायरेक्ट मापदंड। अभी तक अपन ने जो पढ़ा डायरेक्ट मापदंड था, उसमें सीधा या तो ग्राफ दिया हुआ था या अंदर पी को एज ए फंक्शन ऑफ वी दिया हुआ था और इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, तो अपन ने मापदंड आसानी से निकाल दिया। अब एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट मापदंड। सर वो क्या होता है बताता हूं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन इधर देखो। हाँ इधर देख, ये जैसे सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, ध्यान से देखना, और अंदर गैस भरी है। ओके, तो वो तो गैस धक्का दे रही होगी। हेलो, ठीक, हाँ अब ये स्प्रिंग है, क्या है बच्चों, स्प्रिंग, और ये नेचुरल लेंथ में, किसमें, नेचुरल लेंथ। हेलो, और ये पिस्टन है, इसका मास एम है। ओके, वैसे मासलेस भी देते हैं पिस्टन, मास एम है, और मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, पी एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है पी नॉट और इसका मास एम है। ओके, और अंदर से गैस धक्का लगा रही है और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग कांस्टेंट के है। बताओ अभी, और ये इक्विलिब्रियम है, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो प्रेशर ऑफ गैस बताओ कितना होगा, करो ट्राई। गिवन डेटा की टर्म्स में, तो मैं लिख रहा हूं, इधर देखो, मैं लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ गैस, तो मतलब इक्विलिब्रियम है, तो गैस किस किस को बैलेंस कर दिया। अच्छा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया एस ले लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया एस, तो मतलब बच्चों गैस किस किस को बैलेंस कर रही है, तो मतलब गैस एक तो एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर रही है, मैकेनिक्स में आ जा, और मैं बोलूं बच्चों पिस्टन के मास को बैलेंस कर रही है, तो मतलब बच्चों इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, तो बोल दूं। अब देखो बच्चों, अब गैस के अंदर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि गैस के अंदर ना वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, ना टेम्परेचर दिया हुआ है, ना मोल दिया हुआ है गैस के, तो मतलब इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो गैस के अंदर जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर का कोई पैरामीटर अवेलेबल नहीं है। हेलो, अरे गैस के अंदर का वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर भी नहीं दिया हुआ है, गैस का टाइप भी नहीं दिया हुआ है, कौन सी गैस है, मोल भी नहीं दिया हुआ है, तो बोल तो अंदर की तो जीरो इंफॉर्मेशन है मेरे पास। हेलो, बोलो बच्चों, तो सर प्रेशर कैसे निकालोगे, निकाल लूंगा, इनडायरेक्ट तरीके से निकाल लूंगा। सर इनडायरेक्ट तरीके से कैसे, बताता हूं। मैं बोलता हूं गैस उतना ही फोर्स लगाएगी अंदर से, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस उतना ही होगा इक्विलिब्रियम में, जितना मैं बोलता हूं एक तो mg होगा। हेलो, जितना मैं बोलता हूं एटमॉस्फेयर पिस्टन को बाहर से दबा रहा होगा, फोर्स बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक फोर्स होगा। हेलो, प्लस स्प्रिंग फोर्स होगा, तो वो तो तीन फोर्स लग रहे बाहर से, एक स्प्रिंग फोर्स, एक एटमॉस्फेरिक फोर्स और एक वेट, इस पिस्टन का वेट, इन तीनों को बैलेंस करेगी मेरी गैस। तो मैं बोलूं स्प्रिंग फोर्स जीरो है, क्यों, क्योंकि नेचुरल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग फोर्स जीरो होता है, तो एक फोर्स तो जीरो हो गया, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसका वेट हो गया पिस्टन का। और बोल दो एटमॉस्फेरिक फोर्स कितना होगा, बोलो, तो एटमॉस्फेरिक फोर्स अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इंटू एरिया, पिस्टन का एरिया, क्योंकि पूरे पिस्टन पर एटमॉस्फेरिक दबाव लग रहा है। हेलो बेटा, पूरा पिस्टन पर एटमॉस्फेरिक दबाव लग रहा है, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही है, और मैं तो अंदर से गैस कितना फोर्स लगाएगी, तो मैं तो जितना गैस का प्रेशर होगा इनटू पूरे पिस्टन पर लगेगा, तो इनटू एस। हेलो, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है। हेलो, तो बच्चों बाहर से तीन फोर्स लग रहे हैं, एक एटमॉस्फेरिक फोर्स, एक स्प्रिंग फोर्स और एक वेट, और अंदर से गैस का फोर्स लग रहा है, और इक्विलिब्रियम में सब बराबर होंगे, आपस में बैलेंस हो जाएंगे। लो, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट बराबर जीरो, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट बराबर जीरो, और नेट फोर्स जीरो करूंगा तो बोल दो बच्चों एफ गैस माइनस mg
माइनस स्प्रिंग फोर्स माइनस पी एटमोस्फेयर एफ एटमोस्फेयर बराबर 0। ये देखो एक फोर्स ऊपर लग रहा, बाकी 3 नीचे लग रहे हैं। 1 2 3 तो लग रहे नीचे और ये लग रहा ऊपर, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बराबर 0। हेलो, और जैसे ही ये करा तो बोलो एफ गैस बराबर कितना आ जाएगा, बोलो यहां से आ जाओ। तो बोलो बच्चों एफ गैस इज इक्वल टू mg प्लस एफ स्प्रिंग प्लस एफ एटमोस्फेयर। अब रखो सारी वैल्यू, तो बोलो आ जाएगा पी गैस इंटू एरिया लो इज इक्वल टू mg प्लस ये 0 प्लस ये आ जाएगा पी नोट इंटू एरिया। तो यहां से बोलो गैस का प्रेशर कितना आ गया, तो बोलो गैस का प्रेशर एस उधर भेज दो, तो mg बाई एस प्लस पी नोट। एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस पिस्टन की वजह से प्रेशर, सही बात है, पिस्टन के वेट की वजह से प्रेशर। हेलो, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर दिए गैस प्रेशर में, और एक पिस्टन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और पिस्टन के वेट की वजह से प्रेशर हो जाएगा पिस्टन का फोर्स mg डिवाइड बाय s। हेलो, स्प्रिंग अभी कोई फोर्स नहीं लगा रही। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ गया कि अंदर ने इस बार बाहर से प्रेशर निकाल लिया कि किस किस को बैलेंस करेगा अंदर वाला प्रेशर, उससे पता पड़ गया। ओके, चलो चलो करो, ये नोट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार करके नोट करो। करो बच्चों, ये अच्छे क्वेश्चन है लेवल के। चलो चले आगे। हेलो, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन इधर देखो, इसी में देखो। हाँ, इसी में देखो बच्चों। हाँ, अब इसी में क्वेश्चन देखो, अपन और लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको हीट सप्लाई करूं तो बच्चों क्या होगा बताओ। मैं तो इसको हीट सप्लाई करूंगा तो अंदर गैस का पिस्टन है, गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं तो जैसे जैसे हीट सप्लाई करूंगा अंदर, मैं तो अंदर गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा, और गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, और फोर्स इंक्रीज होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा। बोलो, लो बताओ, क्या ये एडियाबैटिक प्रोसेस है? अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, क्या ये एडियाबैटिक प्रोसेस हुई? नो सर, क्यों? क्योंकि हीट जब बाहर से दे देते तो वो एडियाबैटिक बसती नहीं है, तो बोल दिस इज नॉट एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो क्या ये आइसोकोरिक प्रोसेस हुई? नो सर, नो सर, क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक भी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, ये ऊपर जा रहा है तो स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर वो का वही, mg वो का वही, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, तो मैं बोलूं गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। स्प्रिंग ऊपर, अगर स्प्रिंग दबेगी तो गैस को भी दम ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो क्या मैं बोलूं क्या आइसोबारिक प्रोसेस हुई है? अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्प्रिंग दबेगी तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा बाहर से, और अगर बाहर से एक्स्ट्रा होगा तो अंदर वाला भी बढ़ेगा, तो अंदर का प्रेशर भी बढ़ रहा है, अंदर का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यस सर। तो ना तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ना एडियाबैटिक है, ना आइसोबैरिक है, ना आइसोकोरिक है। तो बोलो ये कोई अजीब सी प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन भी नहीं पता मुझे, जिसकी इक्वेशन भी नहीं पता। हेलो, अब सुनना, वो ये बोलेंगे इफ हीट इज सप्लाइड, इफ हीट इज सप्लाइड to this cylinder piston system, to this system, and piston is moved by x naught in x naught upward, then पहला P गैस का नया प्रेशर बताओ। सेकेंड, वर्क डन बाय द गैस, बर्बाद, वर्क डन बाय द गैस। करो ये दो चीजें बताओ, नया प्रेशर कितना हो जाएगा गैस का, और वर्क डन बाय द गैस। अब बताओ क्या कर पाओगे आप? सोच के बताओ क्या कर पाओगे क्या? वर्क डन बाय द गैस और प्रेशर ऑफ गैस, क्या कर पाओगे? बोलो।
मूव कर गया और नया इक्विलिब्रियम आ गया तो बिल्कुल कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ सीधा थोड़ा सा फास्ट डायग्राम बना रहा हूँ। मैं बोलता हूँ एक फोर्स बढ़ गया बस स्प्रिंग फोर्स, और बच्चों वो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? तो बोलता हूँ बच्चों KX नॉट, और इधर से प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स हो जाएगा P नॉट इंटू एस। सारे फोर्स लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा mg। और मैं बच्चों गैस का प्रेशर ऊपर फोर्स लगेगा कितना, ये इस पे गैस का फोर्स कितना लगेगा? तो मैं P गैस इंटू एरिया। बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, सीधा फोर्स लिख दिया है। तो मैं तो एक फोर्स बढ़ गया स्प्रिंग फोर्स KX नॉट। पहले याद है सिर्फ ये दोनों ही थे जिसको बैलेंस कर रहा था गैस। Yes, sir. तो मैं तो ये न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, न्यू इक्विलिब्रियम। हीट देने से न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। आ जाओ बैलेंस करते हैं। तो मैं तो बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा। तो मैं तो P नॉट इंटू एस प्लस KX नॉट प्लस mg इज इक्वल टू P गैस इंटू एस। तो मैं बोलूं P गैस इंटू एस आ गया। एस से, अरे यार ये लो P गैस इंटू एस। तो यहां से P गैस बराबर कितना आ जाएगा बोलो? तो मैं बोलूं P गैस बराबर S उधर दे दिया, तो S से S कट गया P नॉट प्लस KX नॉट बाई S प्लस mg बाई S। हेलो बोलो, अरे कुछ समझ में आ रही है क्या? तो इस बार अंदर नहीं सोच रहा हूं, बाहर सोच रहा हूं कि बाहर से लोग क्या क्या कर रहे हैं उसको बैलेंस कर रहा हूं। ओके हाँ, अच्छा बताओ वर्क डन निकाल लोगे? यस सर। मैं बोलूं गैस उतना ही वर्क करेगी जितना इसके अगेंस्ट होगा, क्योंकि ये स्लो स्लो मूवमेंट हो रहा है और पिस्टन फाइनली रुक गया। तो मैं बोलूं इसके अगेंस्ट वर्क डन निकाल लो। तो मैं बोलूं बाहर देखो वर्क डन होगा, ए वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, अगेंस्ट एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, पिस्टन के वेट के अगेंस्ट प्लस वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग। हेलो, मैं बोलूं गैस उतना ही वर्क करेगी जितना इन तीनों के अगेंस्ट होगा। गैस उतना ही वर्क करेगी जितना इन तीनों के अगेंस्ट होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जा रहा है पिस्टन, स्प्रिंग के अगेंस्ट जा रहा है और ग्रेविटेशनल वेट इस पिस्टन के वेट के अगेंस्ट। बताओ एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क कितना होगा? तो मैं बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू ये एरिया, ये एटमॉस्फेरिक फोर्स इनटू x नॉट, क्योंकि एटमॉस्फेरिक फोर्स कांस्टेंट है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा था, एटमॉस्फेरिक फोर्स चेंज नहीं हो रहा। तो मैं बोलूं एटमॉस्फेरिक फोर्स इनटू x नॉट, ये एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क डन है। और मैं बोलूं पिस्टन का वेट mg और इसके भी अगेंस्ट वर्क डन mg इनटू x नॉट है, जो पिस्टन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा। हेलो, जितना ऊपर जाएगा पिस्टन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन है। प्लस स्प्रिंग दब गई, तो स्प्रिंग दब गई तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ जाएगी कितनी? स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन हाफ KX नॉट स्क्वायर होता है, पढ़ा रखा है मैंने। तो मतलब तीनों मोड में एनर्जी चली गई, एक स्प्रिंग के अंदर गई, कुछ ग्रेविटी के अगेंस्ट गई और कुछ एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट। तो मतलब गैस जो वर्क कर रही है वो कुछ जा रहा है स्प्रिंग में, कुछ जा रहा है ग्रेविटी में और कुछ जा रहा है एटमॉस्फेयर में। हेलो, तो मतलब ये वर्क डन मैंने बाहर से निकाल दिया। गैस के अंदर से नहीं निकाला, बाहर से निकाला। इस बार मैं गैस का वर्क नहीं निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं पिस्टन के अगेंस्ट वर्क डन, एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क डन और स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन। हेलो, कितने लोगों के समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो कि सर हमारे समझ में आया। फास्ट। तो ये थोड़ी सी थर्मो की हाईफाई बातें थी, ये थर्मो की थोड़ी डिफरेंट बातें थी जो इन जनरल बच्चा पढ़ता नहीं है। एक बार आप इसको वीडियो को वापस देखें और चीजों को समझे। आज थोड़ी सी भारी बातें करें। कल अपन साइक्लिक प्रोसेस और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वगैरह पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कार्नोट इंजन, ये सारी बातें करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। हेलो, बाय बाय बच्चों।